नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द्रोणाचार्य जीएस। आज मैं क्लास 8 की एनसीईआरटी हमारे अतीत का पहला चैप्टर कैसे, कब और कहाँ के कुछ मुख्य बिंदु और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए एक काम सौंपा था। जो रेनले जो है अंग्रेजों की विजय के समर्थक था, जो वर्चस्व स्थापित भारतीय भूभाग पर किए थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था। 1773 के कालखंड में ईस्वी में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था वारेन हेस्टिंग को 1773 चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक जो जेम्स मिल थे, उन्होंने भारत को 3 खंडों में बांटा था, जिसे अपनी पुस्तक में लिखे थे। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। इस किताब में भारत के 3 विशाल खंडों में बांटने पर उन्होंने तीनों खंडों का नाम हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश नामक 3 कालखंड में बांट कर रखा था। इसलिए बांटने की कोशिश किए थे कि इनकी खासियतें और उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश थी। ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम बांटते हैं समय को। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच बदलाव का क्या महत्व होता है। मिल ने एशियाई समाज के सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, ऐसा जेम्स मिल का मानना था। यहाँ पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे भारतीय जनता को सुख, समृद्धि एवं उन्हें सभ्य बनाया जा सके, क्योंकि भारतीय समाज जो है यूरोप से सभ्यता के मामले में पीछे है और भारत की प्रगति यूरोप के बिना संभव नहीं है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर भारतीय इतिहासकारों ने आमतौर पर भारत को 3 कालखंडों में बांटा था, जिसमें प्राचीन कालखंड पहला था, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक कालीन। जिसे पश्चिम में आधुनिक कालखंड को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों का विकास युग माना जाता है। अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। उसका कारण यह है कि जब किसी भी देश के भूभाग पर किसी विदेशी शक्तियों द्वारा उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक पर कब्जा कर लिया जाए या अपने अनुसार विदेशी शक्तियों द्वारा चलाया जाए, तो उस देश का औपनिवेश कहा जाएगा जिस पर वह देश कब्जा किया हुआ है। तो इसलिए भारतीय शासन के युग को अंग्रेजों द्वारा जो शासन किया गया उसे औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। भारत ने जीता स्थानीय नवाबों एवं राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया था। सभी खर्चों के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से राजस्व वसूला जाता था, जिसमें भारतीय समाज पर नियंत्रण स्थापित किया था। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और नापसंद रीति रिवाज, वर्ताव और तरीकों में बदलाव आए थे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्डों का इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं, जिसे हम जनगणना के माध्यम से सभी क्या कहते हैं शासन द्वारा रिकॉर्ड जो है एकत्र किया जाता है, जिसमें हम लगभग जनसंख्या की जनगणना, प्राणी की जनगणना, वनस्पति सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण का रिकॉर्ड रखते हैं। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार एवं संग्रहालय जैसी संस्थाएं बनाई गई थीं। यह आज भी मौजूद है, जिसे डिजिटलीकरण के माध्यम से अभिलेखागार के सभी डाटा आम लोगों तक उपस्थित कराए जा रहे हैं, जो आसानी से सबको
मिल सके। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसके सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करना एवं उसके बारे में जानने से हम किसी भी भूभाग पर सुचारू रूप से शासन व्यवस्थाएं चला सकते हैं। वहाँ सर्वेक्षण से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था, जिसका कारण यह था कि बिहार में तीन-कठिया पद्धति के माध्यम से नील का उत्पादन, बंगाल में जूट का उत्पादन आसानी से व कृषक वर्गों पर दबाव डालकर कराया जाता था। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। मैं ऊपर बता चुका हूँ, जैसे वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण आदि की भी व्यवस्था की जाती थी। जो सर्वेक्षण किए जाते थे उनके माध्यम से ही हम उस डाटा का उपयोग वहाँ की शासन व्यवस्थाओं पर सुचारू रूप से करते थे। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता की बहस भी होने लगी। चाय की टपरियों पर जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, और जो उनमें पढ़ा लिखा हुआ था, वह अपने विचारों को व अन्य जो अखबार छपते थे, पुस्तिकाएं छपती थीं कवियों, उपन्यासकारों का, उनको पढ़कर लोगों को सुनाते थे। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा गया था, जिसे नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा था। तो आज लगभग मुख्य बिंदु समाप्त हो गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग। रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा था? रेनले को रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए सौंपा था। इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण हैं? इतिहास में राजा जैसे कब ताज पहना, किस साल किसकी शादी हुई, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुआ, किस साल कौन सी लड़ाई हुई, कब किसकी मृत्यु हुई, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कौन सा शुरुआत किया गया, कौन सी योजनाएं लाई गई, कितने फंड एलोकेट किए गए, राजगद्दी पर कौन बैठा। तीसरा प्रश्न, भारत के इतिहास का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स 1773 में चार्टर एक्ट अधिनियम 1773 के तहत नियुक्ति किया गया था। भारत का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी थी, जिसके 3 कालखंड थे, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बता चुका हूँ, अभी क्वेश्चन कराइए, आपने करा दिया। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? भारतीय इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इसके निम्न कारण हैं। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। उसको सही ढंग से कैसे जान सकते थे? सर्वेक्षण कराकर। तो सर्वेक्षण किसका किसका कराएंगे? जैसे धरती का सर्वेक्षण करा दिए, मिट्टी की गुणवत्ता का सर्वेक्षण करा लिए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इतिहास का सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है, भौगोलिक सर्वेक्षण तो हो ही गया। उसके बाद सांस्कृतिक सर्वेक्षण भी जरूरी है, आर्थिक सर्वेक्षण जरूरी है, जिससे किसी भी भूभाग पर सत्ता स्थापित की जा सकती है व सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसी कदम को शुरू करने के लिए अंग्रेजों ने जनगणना जैसी व्यवस्थाएं लाई थीं, जो 1772 में अर्ध रूप से लागू की गई थी। 1872 में अर्ध रूप से, गलती हो गई, सॉरी, 1872 में अर्ध रूप से लागू की गई थी, जी 1882 में पूर्ण रूप से जनगणना कराई गई। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा?
अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को संग्रहालय तथा अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित रखा। भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1803 में ब्रिटिश शासन में हुई थी। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया था और इनके बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जनगणना किसे कहते हैं तो बता दिया। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना जुड़ी जानकारियां सर्वेक्षण किया जाता है। सभी नागरिकों को गणना की जाती है। पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता है? पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतांत्रिक, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? औपनिवेशिक युग वह है जिसमें कोई देश किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता। भारत पर ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहलाता है। औपनिवेशीकरण जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं। इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जनगणना की जानकारी इकट्ठा की जाती है। भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। ये ब्रिटिश ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जेम्स विल ने लिखी थी। जेम्स विल ने जनगणना जो है यहाँ पर 10 वर्ष सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून है। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, जनगणना 10 वर्ष में। दस्तावेज जो है अभिलेखागार थे जेम्स मिल द्वारा यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड, वायसराय जो है माउंटबेटन लास्ट वाला। तो धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कर